जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, टैक्स ऑडिट आपको पता होगा एक सर्टेन लिमिट की अगर आपकी टर्नओवर, आपकी सेल, आपकी सर्विस क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। आपको पता होगा ये टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के द्वारा की जाती है और ये जो सीए को जो डेटा दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाएगा आपके अकाउंटेंट के द्वारा। तो इन दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक अकाउंटेंट से, कि क्या क्या डेटा उन्हें वहाँ पे चाहिए होता है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हम टैक्स ऑडिट से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं। तो टैक्स ऑडिट आपको पता होगा 31/3/2024 को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था ये था 23-24, ये अभी खत्म हो गया था। और इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर था ये होता है 24-25। तो इसकी ITR जो नॉर्मल थी विदाउट ऑडिट वाली वो तो 31 जुलाई से पहले पहले लग चुकी है। लेकिन जिन व्यक्तियों की टैक्स ऑडिट करवानी है, जैसे कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, 3 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेल्स की। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 50 लाख या 75 लाख रुपए, इसकी हमने डिटेल के अंदर एक वीडियो में डिस्कशन कर रखा है कि क्या क्या लिमिट है, कब कब किसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आपने टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं भी करवानी है, फिर भी आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है 31 जो मार्च 2024 का साल था दोस्तों, उसकी जो ऑडिट है आपको 30 सितंबर से पहले पहले करवा लेनी है। फॉर्म 3CD ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 44 पॉइंट्स आपके होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भरे जाते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। 3CD के साथ में 3CA या 3CB का फॉर्म भी साथ में अटैच हो जाता है। तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको ये टैक्स ऑडिट करवा लेनी है। और गवर्नमेंट कहती है कि ऑडिट करवाने के बाद 1 महीने का टाइम आप ले सकते हैं, आप अपनी ITR भर सकते हैं जो कि 31 अक्टूबर तक है। तो आपने भी अगर अभी तक अपना एक दोस्तों मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूं, आपका कोई भी लॉस था, काफ़ी हैवी लॉस हो गया था आपका और आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए क्योंकि 31 जुलाई जा चुकी है, तो आप अपनी जो ऑडिट करवाएंगे इस ऑडिट के केस में आप अपनी जो है ITR भरेंगे क्योंकि उसकी ITR की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है। तो इस तरह से आप अपना जो ये केस है ऑडिट के दायरे में ला करके लॉस को कैरी फॉरवर्ड, अगर बड़ा अमाउंट आपको लॉस हुआ है तो आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अपनी ऑडिट करवा रहे हैं तो आपको पता होगा एक बैलेंस शीट यहाँ पे आपकी बनती है। बैलेंस शीट के अंदर आपका यहाँ पे फिक्स एसेट आता है जैसे कि कार, आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। फिर इसमें यहाँ पे आता है आपकी दोस्तों स्टॉक आएगा, डेटर्स आएंगे, कैश, बैंक जो भी है। उस वैसे तो नॉर्मली ये बैलेंस शीट बिजनेस से रिलेटेड बनती है, लेकिन जितने भी बिजनेस से रिलेटेड फिक्स एसेट आपने कंट्रीब्यूट उसके अंदर एसेट इंट्रोड्यूस नहीं किए थे उन सभी को आप इंट्रोड्यूस करें। जो भी फिक्स एसेट थी, करंट एसेट थी, उनके बराबर में उतनी ही आप वहाँ पे कैपिटल शो कर सकते हैं। अगर आपने GST नंबर ले रखा है दोस्तों, बट ऑब्वियस सी बात है 40 लाख से ज़्यादा की सेल है, 20 लाख से ज़्यादा की ज़्यादा सर्विस है तो GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो रिकंसिलेशन एक शब्द है, सुनने में तो बहुत छोटा सा और आसान सा है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये करता है। कितना माल आपने GST में बेचा, GST में खरीदा, कितना माल आपने इनपुट आउटपुट वगैरह कितना इनपुट लिया, GST रिटर्न्स में क्या दिखाया, GSTR 3B, GSTR 2A, 2B, GSTR 199C, अब GSTR 1 भी आ चुकी है। इन सभी को आपस में रिकंसाइल जरूर कर लें। एक भी रुपये का फर्क नहीं होता है तो आप एक सच्चे अकाउंटेंट हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो आपने सेल दी है जो GST में, वही सेल तो आपकी इनकम टैक्स में जानी चाहिए। तभी तो बात का मजा आता है कि हमने एक्चुअल में ऑडिट करवाई है। इसके बाद में दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट हैं, हालांकि आपके बिजनेस के अंदर तो आप अपने करंट अकाउंट्स को यूज करते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट का क्या होगा? सेविंग अकाउंट में कोई इनकम हुई है, ट्रांजेक्शन्स हुई है, वो भी तो दिखाना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि सेविंग का ब्याज तक इनकम टैक्स में वहाँ पे शो होता है। तो ये देख सकते हैं सेविंग का और करंट का, CC का, OD का, लोन का, EMI वगैरह जा रही हैं। तो कोशिश करें आप सभी के सभी इन अकाउंट्स को भी कंट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कर दें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी मेंटेन किया है और उसका रिकंसिलेशन करें। 31/3/2024 को आप इन बैंक में कितना बैलेंस वगैरह पड़ा था या लोन का कितना अमाउंट देना था और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना शो कर रहे हैं। इसके बाद में कैश से आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को नफरत है कैश में लेन देन करने पर। तो अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो आपको पता होगा 10,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी भी अमाउंट पे, चाहे आप किसी भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, चाहे कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। लेकिन ट्रांसपोर्टर के मामले में आपको थोड़ी सी राहत दी गई है क्योंकि ट्रांसपोर्टर कई बार खाता खुता नहीं रखते हैं, तो 10 की जगह 35,000 रुपये तक आप उनको पर ट्रांजेक्शन, पर डे, पर पर्सन आप दे सकते हैं। कैश बुक आपको पता होगा, कैश बुक बनानी बहुत ही जरूरी होती है। 1/4/2023 को कितना ओपनिंग कैश था, इतना कैश आ गया, इतना कैश चला गया और 31/3/24 को इतना कैश हमारे पास रह गया है। आपको पता होगा कैश का जो रनिंग बैलेंस होता है दोस्तों वो कई बार हमारा नेगेटिव आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास इतना कैश था ही नहीं फिर भी आपने खर्चा कर दिया। अगर आपकी जेन्युइन अकाउंटिंग होगी, 1-1 रुपये का कैश का आपने हिसाब रखा होगा, तो कभी भी आपका अकाउंट रनिंग में नहीं, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका कैश का बैलेंस है वो
पॉजिटिव में हमेशा होना चाहिए। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपको पता होगा अगर पिछले साल का मतलब 31/3 जो 2023 था, इसके अंदर अगर आपने ऑडिट करवाई थी, आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा थी, सर्विस आपकी 50 लाख से ज़्यादा थी, या एक आप दोस्तों पार्टनरशिप फर्म थे, पार्टनरशिप फर्म में चाहे आपका कितना भी लिमिट थी पिछले साल, तो करंट ईयर में इस साल का मतलब 31/3/24 के अंदर आपको टीडीएस के कंप्लाइंसेस भी करने थे। टीडीएस आपको पता होगा जैसे कि सैलरी पर काटना पड़ता है, प्रोफेशनल फीस पर काटना पड़ता है, ब्याज पर काटना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टल इनकम पर काटना, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो आपको टीडीएस के कंप्लाइंसेस अगर करे थे तो वो भी करनी है, क्योंकि पता होगा हर मंथ टीडीएस आपको काट करके अगले महीने की 7 तारीख को जमा करवाना पड़ता है, और क्वार्टरली आपको टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ती है, फॉर्म 16A इशू करने पड़ते हैं। ये सारे चीज़ आपको दोस्तों टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो वो भी जरूर करने हैं। क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने थे, तो सामने वाला भी तो बोलेगा कि मैंने 1 लाख रुपए आपसे लेने हैं, तो इस तरह से कन्फर्मेशन आपको करना है। जितने भी डेटर्स हैं आपने जिनको उधार माल दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार माल दिया, उनकी आपको स्टेटमेंट्स लेनी है, और हर मतलब साल खत्म होने के बाद में प्रॉपर वो मेंटेन करनी है। उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या था वो आपको कंफर्म करना है। बैलेंस कन्फर्मेशन इसे बोलते हैं कि उनका बैलेंस उनके बुक्स में कितना बोल रहा है। ये दोनों के दोनों बैलेंस दोस्तों सेम होने चाहिए। AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, 26AS आपको पता होगा ये सारे के सारे रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी पैन कार्ड के बेस पर कोई ट्रांजेक्शन्स कर ली तो यहाँ पे शो हो जाती है। इनको रिकंसाइल जरूर करें दोस्तों। आपको मैंने बताया था सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, इसके बाद में शेयर मार्केट, इसके बाद में क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो यहाँ पे बोल जाते हैं। GST की टर्नओवर भी आपके यहाँ बोलेगी। 50 से ज़्यादा तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सभी को आप रिकंसाइल जरूर करें। वो जो भी डेटा वहाँ पे आ रहा है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद में डिडक्शंस और एग्जम्पशंस होती है दोस्तों। आपको पता होगा सेक्शन 80C, 80D, अगर आप 80GG की छूट लेना चाहते हैं, 80G की छूट लेना चाहते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनमें आपने छूट लेनी है तो उनका प्रॉपर प्रूफ रखिए, क्योंकि CA साहब आपसे ये प्रूफ भी मांग सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेरा फेरी होने की संभावना रहती है। आपने ओपनिंग स्टॉक को नहीं छेड़ सकते हो, आप अपने परचेज को नहीं छेड़ सकते हो, आप अपने सेल को नहीं छेड़ सकते हो, तो बचा ये क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर मैनिपुलेशन होने की संभावना रहती है। तो आपके पास में कितना स्टॉक पड़ा था, हर आइटम का स्टॉक दोस्तों पॉजिटिव में होना चाहिए। कई बार क्या होता है 10 आइटम हमने खरीदे थे और 11 का बिल काट दिया हमने, तो नेगेटिव के अंदर आपका स्टॉक नहीं होना चाहिए। और 31/3/2024 को जब आप स्टॉक अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो वो फिजिकली वेरीफाई, एक कंफर्मेशन, एक आपको इस तरह का एक नोट बना के रखना है, डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ जी 31 मार्च को हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा था। इसके अंदर दोस्तों कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर पर ये कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी आपकी अकाउंटिंग का मेथड है उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा और कोई भी इनकम है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सेविंग का अकाउंट अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब आपके बही खातों में नहीं है, तो सेविंग का ब्याज भी आता होगा, FD का ब्याज भी आता होगा। बहुत सारे लोग तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O करते हैं, वो चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे आपका PPF का ब्याज हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, किसी भी तरह का इनकम आ रही हो दोस्तों, उसको आपको अपनी ITR में, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रॉपर आपकी जो रिपोर्टिंग है चली जाए। डेप्रिसिएशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कोई भी चीज़ आपने 1 लाख रुपए की ली थी और साल खत्म होने के बाद आपने उसको बहुत सारा यूज किया, तो गवर्नमेंट कहती है अब 1 लाख रुपए की नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर 15% डेप्रिसिएशन का रेट है तो गवर्नमेंट कहती है ये 85,000 रुपये की रहेगी आपकी, और ये 15,000 रुपये जो आपका डेप्रिसिएशन था इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे में यूज कर सकते हैं। तो जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके अंदर आपने कोई नया खरीदा था, कुछ ऐसा अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों। फर्नीचर पे 10%, प्लांट मशीनरी पर 15%, कंप्यूटर पर 40%, इस तरह से इनके रेट होते हैं। तो ब्लॉक होते हैं, उनमें नया खरीदा, पुराना आपने कोई बेचा, ये सारे के सारे आपको मेंटेन करके चलने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों मैंने आपको बताया था, ओपनिंग, परचेज, इसके बाद में सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इन चारों को प्लस माइनस करने के बाद में यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इतने रुपए का तो आपने प्रॉफिट कमा लिया है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप सारे एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट वगैरह घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट का एक रेशो होता है कि इस सेल पर कितना % आपका नेट प्रॉफिट है, इस सेल पर कितना आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो अगर आपका केस स्क्रूटनी में आता है तो ये चांसेस रहते हैं कि आप GP रेशो और NP रेशो से ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, ये आपका प्रॉपर मेंटेन हो। पिछली बार 4 था तो इस बार कोशिश करें
4.25 हो, अगली बार 4.5 हो, ताकि आपका केस स्क्रूटनी में आने की संभावना कम हो जाए। ये आपको मेंटेन करके चलने हैं। इसके बाद में स्टेट्यूटरी ड्यूज होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट कहती है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहती है, जब आप किसी की ऑडिट करोगे तो किसी ने भी अगर हमारा पैसा बकाया रख रखा है तो उसको उस पैसे की छूट नहीं मिलेगी। तो ड्यू डेट से पहले ITR की हमें ये भर देना है दोस्तों। 30 सितंबर के बाद 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो भी गवर्नमेंट का बकाया था, जो कि 31/3/2024 तक आपने किसी सरकार का पैसा, GST का, TDS का, PF का, ESI का, कोई भी सरकारी पैसा देना था तो उसको दे देना है। नहीं तो ये आपका खर्चा है डिसअलाउ हो जाएगा और इतने रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाने वाले हैं। पेमेंट टू रिलेटिव दोस्तों, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है टैक्स ऑडिट जब हम करते हैं। अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आपने अगर अपने फादर को, आपने अपने मदर को, आपने अपने वाइफ को, बेटे को, सन को, डॉटर को, वाइफ को, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपने उनसे अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था और उनको इंटरेस्ट दे रहे हो आप, तो आपको पता होगा इंटरेस्ट पर TDS भी काटना पड़ सकता है। और साथ ही के साथ में दोस्तों आपने इसकी रिपोर्टिंग फॉर्म 3CD के पॉइंट 23 में भी करनी है कि हमने मेरे फादर को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है और ये मेरे रिलेशन में ये लगते हैं, ताकि ये ना प्रतीत हो कि आप बाजार से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप इन व्यक्तियों के साथ कर रहे हैं। लोन एक्सेप्टेड, लोन रीपेमेंट दोस्तों, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि आपने कभी भी अनसिक्योर्ड लोन लेना है। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लेना है तो आपको बैंक दे देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्तियों से आप चेक ले लेते हैं कि मुझे इतने रुपए चाहिए भैया, देना, मैं कल दे दूंगा। तो ये अगर आपने किसी से भी लोन लिए थे या किसी को भी लोन लिए थे तो पॉइंट 31 में आपके फॉर्म 3CD के डिटेल के अंदर ये वीडियो आपको वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती है कि मैंने इस व्यक्ति से चेक से इतनी तारीख को इतना उसका मैक्सिमम बैलेंस था, उतना उसको मैंने वापस पे कर दिया। ये सारी रिपोर्टिंग भी आपको देनी पड़ती है। इसके बाद में अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये भी एक फॉर्म 3CD के अंदर पॉइंट आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में तो आपने जो अपना डाल दिया, लेकिन ऐसी कोई बिजनेस की इनकम थी वो आपने यहाँ पे शो नहीं करी, तो उसको भी अलग से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर CS आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। डिडक्शन लिस्ट मैंने आपको बता दी, जितनी भी तरह की डिडक्शंस आप लेना चाहते हैं, 80C, 80D, 80U, जो भी छूट होती है दोस्तों। आजकल तो 80GG के लिए अगर आपने छूट लेनी है, आपने 80U की छूट लेनी है, 80DDB की छूट लेनी है, तो फॉर्म 10I, A, B या इस तरह के अलग से एडिशनल फॉर्म और भरने पड़ते हैं, वो भी भरना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपकी ITR इनवैलिड हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। TDS की डिटेल मैंने आपको बताया। अगर पिछले साल आप कंपलसरी ऑडिट में आए थे तो इस साल आपको TDS काटना पड़ेगा। 10 नंबर आपके पास होना चाहिए, कितनी अमाउंट पर TDS काटा, क्या नेचर था आपका, 192 में कितना TDS काटा, 194A में कितना TDS काटा, 194JB में कितना TDS काटा, ये सारी की सारी डिटेल जाएगी। कब TDS की रिटर्न भरी, कितने लेट भरी, कितना पेनल्टी भरी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। क्वांटिटी डिटेल दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई माल बनाते हैं या माल बेचते हैं, तो आपको कितना माल आपके पास ओपनिंग पड़ा था, कितना आपने परचेज कर लिया, कितना आपने सेल कर लिया, कितना आपके पास में क्लोजिंग पड़ा है और कितना माल आपने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो 3CD के 35 नंबर पॉइंट में ये डिटेल जाती है। गुड सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ये भी डिटेल आपके फॉर्म 3CD में टैक्स ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपसे मांग सकते हैं, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है। अब दोस्तों ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी, जो पिछले 2 सालों से आया है, ये बोलता है GST के अंदर जितना भी खर्चा करते हो, तो वो GST के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं जो रजिस्टर्ड से करते हो, बहुत सारे होते हैं अनरजिस्टर्ड से करते हो, बहुत सारे होते हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं। इन सभी की अलग अलग डिटेल देनी है आपको। ये आपको दोस्तों रजिस्टर यहाँ पे क्लोज इनका दिया गया है फॉर्म 3CD में। ये डिटेल भी आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो खुद ही बना देते हैं, लेकिन आपको ये रिपोर्ट बनानी है, मेंटेन करनी है। वेदर असेसी है जो आफ्टर टैक्सेशन आपको 115B(a)(c), ये होता है न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। दोस्तों अभी भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप न्यू में भी जा सकते हैं और डिडक्शन एग्जम्पशंस लेनी है तो ओल्ड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ड्यू डेट आप जो कौन सी जो टैक्स रिजाइम है उसमें जाना चाहते हैं। 43BH बहुत ही बर्निंग इशू दोस्तों, बहुत ही खतरनाक इशू ये हमारा है। अगर कोई भी ऐसा पैसा जो एक व्यक्ति को, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर हैं और वो MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको अगर आपने 31 मार्च 2024 तक उनकी पेमेंट नहीं दी है और वो पेमेंट 15 दिन या 45 दिन से ज़्यादा पेंडिंग थी, तो ये आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको डिक्लेरेशन ले लेनी है, आपको उनसे पूछ लेना है कि आपका कोई ऐसा MSME का ये चीज़ तो नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो में सभी लोगों को शेयर करें जिनकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, या जिन्होंने वैसे भी पता करना है कि टैक्स ऑडिट होती क्या है, कौन करता है, कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो। फॉर्म 3CD जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दें। हम कोशिश करेंगे कि 3CD के
के एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।